Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we discuss about beta elimination reactions. याद रखिएगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस एफएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो कंपाउंड्स शो करते हैं. एक स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड्स और सेकंड बेटे अल्कोहल्स. अब कौन से अल्काइल हैलाइड्स और कौन से अल्कोहल्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे? तो सबसे पहले बेटे आपने याद रखना है कि वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है, हैलोजन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सल हो सकता है. ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, आप इस कार्बन को क्या बोलेंगे? आप इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन. और अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है आप उसे क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन. और बीटा कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को आप क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन. बात की समझ लगी? तो याद रखना है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन होगी तो अल्फा कार्बन से क्या होगा? माइनस अल्फा कार्बन से क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप. और जबकि बीटा कार्बन से क्या चीज़ रिमूव होगी? हाइड्रोजन. और इस दौरान अल्फा और बीटा के दरमियान बेटे क्या बन जाएगा? इसके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा. इसका मतलब है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? अल्कीन बनेगी. क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. तो आपने याद रखना है कि ऐसा अल्कोहल या ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसमें बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन नहीं है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा. तो यहाँ पर फिर पॉसिबल आंसर क्या बनता है, ज़रा देख के बताएं. यहाँ पे बीटा जो है वो पॉसिबल आंसर बनता है. ठीक है, बीटा क्यों आंसर बनता है यहाँ पे? अगर यहाँ पे देखें आप इस ऑप्शन में इथाइल क्लोराइड में ये अल्फा और ये बीटा. इसी तरह मेथानोल CH3, इसमें बेटे अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन नहीं है. इसी तरह आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. ठीक है, तो ये अल्फा और ये दो बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन भी हैं. जबकि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में ये अल्फा कार्बन और 3 बीटा कार्बन और 9 बीटा हाइड्रोजन है. इसका मतलब है कि डेल्टा बी, चार्ली बी और अल्फा ये तीनों ही बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे. लेकिन यहाँ पर जो मेथानोल है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन नहीं है. तो सबसे पहले स्टूडेंट आपसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन वो पूछा जाएगा कि किस कंपाउंड में बीटा कार्बन या बीटा हाइड्रोजन नहीं है या है, तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है या नहीं करता, जैसा कि ये है. अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? मैंने तो यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं, आपसे ये नेम की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यहाँ पे एथानोल, यहाँ पे मेथानोल, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या क्लोराइड और वहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो अगर आपको नेम से फार्मूला ही नहीं बनाना आता तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे. इसलिए नोमेनक्लेचर के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है. क्लियर हो गया जी स्टूडेंट? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्रोड्यूसेस. तो याद रखना स्टूडेंट, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है और इसके लिए जो सूटेबल कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस स्टूडेंट क्या होंगी? वो होगा हमारे पास अल्कोहलिक KOH. याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH होगा तो फिर ही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी. अगर यहाँ पे एक्वस KOH होगा तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी. बात की समझ लगी ना? अल्कोहलिक KOH के लिए क्या है? ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए अल्कोहलिक KOH का होना ज़रूरी है. ये चीज़, ये सॉल्वेंट आपने याद रखना है. सेकंड, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है. तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या है जी? CH3, ये आ गया CH, ये CH3, ये आ गई आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. इसका आयुपेक नेम क्या है? 2-क्लोरोप्रोपेन. तो अब यहाँ पर देखें इसमें क्या है? 2 बीटा कार्बन है,
तो यहाँ पर दोनों बीटा कार्बन की कंडीशन सेम है। वजह क्या है, इस तरफ भी 3 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 3 हाइड्रोजन है। तो जब दोनों बीटा कार्बन सेम होंगे, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, ये कंडीशन याद रखनी है। तो आप किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये भी क्या है, बीटा कार्बन। तो अगर 2 बीटा कार्बन हो और दोनों पर हाइड्रोजन की तादाद सेम होगी, आप किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां से अल्फा से क्या जाएगा, फंक्शनल ग्रुप Cl, और बीटा से क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो हमारी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और साथ क्या बन गया जी, HCl। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से Cl और यहाँ से HCl बन गया, और साथ ये प्रोपीन। तो इसका बेस्ट आंसर फिर क्या हुआ, इसका बेस्ट आंसर है जी प्रोपीन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया है बीटा एलिमिनेशन के लिए, यानी कि डिहाइड्रो एलोजिनेशन के लिए सूटेबल कंडीशन क्या है, अल्कोहलिक KOH। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ कि जिसमें 2 तरह के जो है वो 2 तरह के बीटा कार्बन आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, 2-क्लोरोब्यूटेन, या आप इसे क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड या फिर 2-क्लोरोब्यूटेन। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ये स्टूडेंट क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा कार्बन। अब इन दोनों बीटा कार्बन्स की कंडीशन डिफरेंट है। सही हो गया। यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो पूछा जा सकता है कि बताओ भाई प्रोडक्ट कौन सी है। तो पहले तो बेटे आपने याद रखना है कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अल्कोहलिक KOH होगी। ठीक है। अगर आप इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl लेते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1-ब्यूटीन। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर आप इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या आ गया, CH3। ये क्या है जी, ये 2-ब्यूटीन। अब पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन दोनों ही बनते हैं, किसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो याद रखना है जो 1-ब्यूटीन होगा उसकी परसेंटेज क्या होगी, लो परसेंटेज होगी, और ये 2 वाला जो है ये क्या होगा, इसकी परसेंटेज हाई होगी। यानी कि इफ़ ए अल्काइल हैलाइड contain 2 type of beta hydrogen, then always replace hydrogen from that beta carbon having less number of hydrogen. The product formed from that situation will be high in percentage. बात की समझ लगी कि अगर हमारे पास किसी अल्काइल हैलाइड में 2 तरह के बीटा कार्बन हो तो आपने उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उससे जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी परसेंटेज हाई होगी। अब क्यों हाई होगी, आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, बताएं 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन में कौन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा, 2-ब्यूटीन। ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी परसेंटेज ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये 2 तरह की आइसोमेरिक फॉर्म बना रहा है। ठीक है। एक सिज फॉर्म हो जाएगी ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल है, इसकी परसेंटेज ज्यादा बनेगी। बात की समझ लगी। तो इस तरह स्टूडेंट आपने याद रखना है कि अगर किसी अल्काइल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन आ जाएं तो आपने हमेशा उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है। और उसी के लिहाज से आपने आंसर को टिक करना है। तो अगर अल्फा बीटा चार्ली में ये लिखा हो 1-ब्यूटीन 2-ब्यूटीन सिंपल ब्यूटीन लिखा, तो आप किसको टिक करेंगे, आप 2-ब्यूटीन को टिक करेंगे। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट MCQ है, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्वस KOH टू फॉर्म। तो अल्फा ऑप्शन इथीन है, बीटा एथानॉल, चार्ली इथेन, और डेल्टा कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया है कि इथाइल क्लोराइड एक ऐसा अल्काइल हैलाइड है जिसमें बीटा कार्बन भी है और 3 बीटा हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब है ये डिहाइड्रो एलोजिनेशन अंडरगो करेगा। तो अगर स्टूडेंट ये सॉल्वेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे लिखा होता अल्कोहलिक KOH यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होनी थी, फिर आपने अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन को लेके क्या प्रोडक्ट बना देनी थी, इथीन बना देनी थी, और साथ क्या बन गया जी, HCl।
लेकिन यहाँ पे लिखा होगा एक्वस KOH। जब एक्वस KOH लिखा होगा तो फिर सिंपल क्या होगा, ये क्लोरीन रिप्लेस होकर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो इस केस में अगर आप गौर करें तो हमारे पास प्रोडक्ट बेटे क्या बन रही है, हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है अल्कोहल। ये रिएक्शन कौन सा है, ये बीटा एलिमिनेशन है। ये रिएक्शन कौन सा है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बेस्ट आंसर बीटा होगा, एथानॉल। तो याद रखिएगा अल्कोहलिक KOH बेटे क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है, जबकि एक्वस KOH क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये सॉल्वेंट्स बेटे याद रखिएगा, ये सॉल्वेंट्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा सॉल्वेंट होगा और क्या रिएक्शन वो प्रोसीड करवाएगा वो हम देख लेते हैं। तो याद रखिएगा बेटे, अगर क्या होगा अल्कोहलिक KOH होगा तो ये क्या करवाएगा, ये बीटा एलिमिनेशन करवाएगा, यानी कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास यहाँ पे एक्वस KOH होगा तो बेटे ये क्या करवाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे अल्कोहलिक हो या एक्वस हो अमोनिया तो फिर भी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे अल्कोहलिक या एक्वस KCN हो तो इस केस में भी बेटे क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। बात की समझ लगी ना बेटे। तो ये सॉल्वेंट से रिलेटेड भी आपसे पॉइंट पूछे जा सकते। सिर्फ ये वाला सॉल्वेंट जो है अल्कोहलिक KOH यही क्या करेगा, बीटा एलिमिनेशन करेगा किसकी, यानी कि ये अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाएगा। बात की समझ लग गई। नेक्स्ट बेटे, विच वन इज करेक्ट ऑर्डर फॉर ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि सबसे इजीली डिहाइड्रेशन टर्शरी अल्कोहल्स की होती है, उससे डिफ़िकल्ट सेकेंडरी, और सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स की। ये हमें कैसे पता चला, ये देखें हमारे पास है एथानॉल। एथानॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 85% सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज है। ये बेटे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 140 से 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये भी बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे होगी। अल्फा कार्बन से OH फंक्शनल ग्रुप, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन वाटर प्रोड्यूस होगा, और इनके दरमियान बेटे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गई, इथीन प्लस वाटर। ये डिहाइड्रेशन हो रही है। ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्यों है कि ऐसा अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी देखें जी, ये हमारे पास CH3, ये CH, ये OH, ये बेटे क्या है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या इसे 2-प्रोपानॉल भी बोलते हैं। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हो। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगी। मुझे बताएं कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कितने बीटा कार्बन है, 2 बीटा कार्बन है। और बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, 2 बीटा कार्बन 6 बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ भी जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा जी, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अब देखें कंडीशंस थोड़ी सी माइल्ड हो गई हैं। बात की समझ लगी। अब यहाँ पे 2 बीटा कार्बन है। किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, दोनों ही सेम है। तो आप यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH वाटर प्रोड्यूस करें, इसके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन गई, प्रोडक्ट बन गई जी, ये प्रोपीन। क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे देखें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कोई बच्चा बताएगा इसका IUPAC नेम क्या होगा। 20% यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की परसेंटेज है। यहाँ पर देखिए कंडीशंस और माइल्ड हो गई हैं और 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो यहाँ पे मुझे बताएं कितने बीटा कार्बन है, 3 बीटा कार्बन है। और बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। तो सेम बीटा कार्बन एक ही तरह के हैं क्योंकि हाइड्रोजन सेम है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताएं बेटा इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-मिथाइल 2-प्रोपानॉल।
ओके हो गया। या फिर सिंपल इसका कॉमन नेम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आपको नेम असाइन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और इससे OH ले लें, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है, आप इसे क्या बोलेंगे बेटे, आप इसे आइसोब्यूटाइलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसे, आइसोब्यूटाइलीन इसका कॉमन नेम है। और इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन या सिंपल 2-मिथाइल प्रोपीन भी आप इसको बोल सकते हैं। ये याद रखना है आपने, इनके कॉमन नेम, इनके आईयूपीएक नेम, इनके कॉमन नेम, आईयूपीएक नेम। आपको नेम्स असाइन करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो उसमें फिर क्या होगा, आपको नेम से पहले फार्मूला बनाना पड़ेगा और फिर फार्मूले से आप देखेंगे कि कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ये कंडीशंस हमें बता रही हैं कि सबसे ईजी जो डिहाइड्रेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, टर्शरी अल्कोहल्स की हो रही है। बात की समझ लगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताएं कि ये टर्शरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन क्यों इजीली हो रही है, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या जनरेट होता है, कार्बोकैटाइन। तो वो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन किसका होगा। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या है, बीटा है। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई बच्चा पूछता है कि सर टर्शरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन ईजी क्यों है, तो इसका आंसर जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन से रिलेटेड है। इसके अलावा बेटे ये जो कंडीशंस हैं ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि बताएं टर्शरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेट होता है किन कंडीशंस में। तो ये कंडीशंस आपने याद रखनी है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे कोई बच्चा पूछता है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं इनकी डिहाइड्रेशन ईजी क्यों होती है। तो बेटे देखो, ये जो अल्कोहल्स हैं इनकी डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा जिसके नतीजे में क्या बन जाएगा, ये OH2, ये पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया और हमारे पास ये बेटे क्या बन गया, कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन अगर हमारे पास, कार्बोकैटाइन 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटाइन। प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ठीक है, जिसमें कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन जिसमें कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। और टर्शरी कार्बोकैटाइन जिसमें 3 से अटैच हुआ है। अब यहाँ पे देखें, जो अल्काइल ग्रुप होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। मुझे बताएं कि इन तीनों में किस कार्बन के पास जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, टर्शरी के पास। बात की समझ लगी। तो जिसके पास ज़्यादा डेंसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब वो अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये फिर ऑर्डर क्या होगा, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है, या फिर आप इसे कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब रिएक्टिविटी, जिस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है इसका मतलब वो तेजी से क्या करेगा, बॉन्ड बना सकता है। तो बताएं किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, टर्शरी के पास। सबसे इजीली बॉन्ड कौन बनाएगा जल्दी जल्दी, टर्शरी वाला बनाएगा। बात की समझ लगी ना बेटे। तो इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर यही होगा। बात की समझ लगी ना, रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर यही होगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर जब ये है तो इसका मतलब है टर्शरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन सबसे ईजी, क्योंकि उसका कार्बोकैटाइन स्टेबल है, उससे वीक सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। बात की समझ लगी। तो यहाँ पे हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन और उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे बेटे पूछा जा सकता है कि ये जो कार्बोकैटाइन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो याद रखना है कि जो कार्बोकैटाइन होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसके ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड कौन सा ऑर्बिटल होता है, 2pz ऑर्बिटल होता है जो एम्प्टी होता है। बात की समझ लगी ना बेटे, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने ईज के साथ साथ कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को भी डिस्कस किया और रीजन हमें पता चल गई कि टर्शरी अल्कोहल्स ज्यादा इजीली डिहाइड्रेशन क्यों शो करते हैं। क्लियर हो गया बेटे जी। स्टूडेंट नेक्स्ट MCQ, एथेनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड टू फोम। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, अभी हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स,
कि अगर हम एथानॉल की बात करें CH3CH2OH, ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है 180 डिग्री पर भी, और एथानॉल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है 140 डिग्री पर। तो अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब 180 टेम्परेचर होगा तो फिर बीटा एलिमिनेशन होगी और हमारी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, इथीन प्लस वाटर। लेकिन जब टेम्परेचर 140 या इससे थोड़ा सा कम होगा तो फिर हमारी प्रोडक्ट क्या बनेगी, हमारी प्रोडक्ट बनेगी डाई इथाइल ईथर। बात की समझ लगी। यानी कि ये फार्मूला कैसे बना, ये C2H5OH के 2 मालिक्यूल हैं, C2H5OH, तो एक से H और एक से OH वाटर बन गया। ये वाला इथाइल इस ऑक्सीजन के साथ लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर। तो ये क्या है, ये डिहाइड्रेशन है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। चैप्टर नंबर 11 में जो रिएक्शंस हैं अल्कोहल के, वहाँ पे आपको ये 2 रिएक्शन मिलेंगे। तो ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर बेटे कितना होगा, 180 डिग्री होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, इथीन, और अगर टेम्परेचर 140 डिग्री होगा तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी, डाई इथाइल ईथर। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या हुआ, यहाँ पे बेस्ट आंसर है बीटा। क्लियर हो गया। तो ये बेटे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक MCQ था।